नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी तो सीधी-सीधी चौंकाने वाली धारणाओं की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जिनमें ऐसी थ्योरीज का जिक्र है जो पहली बार सुनने में अजीब लग सकती हैं, पर उनमें एक खिंचाव सा है। हाँ, जैसे, क्या वो 1969 का मून लैंडिंग सच में हुआ था? या कहीं किसी स्टूडियो में फिल्माया गया था? या फिर मंगल ग्रह पर क्या किसी पुरानी सभ्यता के निशान हैं? सही। और एक और बात, क्या कोई रहस्यमय हजारों साल पुरानी चीज पृथ्वी के चक्कर काट रही है? बिल्कुल। और इन स्रोतों को खंगालने का हमारा मकसद सिर्फ ये कहानियां दोहराना नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि आखिर ये विचार इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं, इतने टिकते क्यों हैं। हाँ, ये बात है। विज्ञान भले ही कुछ और कहता हो, पर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हम यही चीजें इन ट्रांसक्रिप्ट से निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे मशहूर वाले से, अपोलो 11 मून लैंडिंग, कि वो नकली था। हाँ, क्लासिक। इन वीडियोस में जो तर्क दिए गए हैं वो कहते हैं कि तस्वीरों और वीडियो में ही गड़बड़ है। हम्म। जैसे, वो परछाइयां हम्म। अलग-अलग दिशाओं में क्यों जा रही हैं? सूरज तो एक ही था, है ना? हाँ, ये सवाल तो हमेशा उठता है। और वो झंडा, हवा तो है नहीं चांद पर, फिर वो लहराता हुआ कैसे दिखा? हम्म। और आसमान में तारे क्यों नहीं दिखे, बिल्कुल काले आसमान में? हाँ, ये सारे पॉइंट्स इन थ्योरीज के क्या कहते हैं, पिलर्स हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में ही इनकी वैज्ञानिक वजहें भी बताई गई हैं। अच्छा, जैसे जैसे? जैसे परछाइयों की बात है। चांद की जमीन समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। तो रोशनी जब पड़ती है तो परछाइयां अजीब दिख सकती हैं, समानांतर नहीं। अच्छा, जमीन की वजह से। और जब एस्ट्रोनॉट्स ने उसे गाढ़ा तो उस हरकत से उसमें कंपन हुआ, वो लहराने जैसा लगा, हवा से नहीं। समझ गया। और तारे? तारे इसलिए नहीं दिखे क्योंकि चांद की सतह सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा चमक रही थी। तो कैमरों की सेटिंग तेज रोशनी के लिए थी, कम रोशनी वाले दूर के तारों को पकड़ने के लिए नहीं। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है ना? सही कहा। स्रोतों में उस जमाने का भी जिक्र है, शीत युद्ध का माहौल। हाँ, बिल्कुल। सरकारों पर एक शक का माहौल था, टेक्नोलॉजी की रेस चल रही थी, तो शायद उसी अविश्वास ने इस थियरी को इतनी हवा दी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो शक और शायद टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को ना समझ पाना, इसी मिक्सचर ने इस कहानी को इतने सालों तक जिंदा रखा है। अच्छा, तो अब चांद से थोड़ा आगे चलते हैं। मंगल ग्रह, हाँ, लाल ग्रह। वो भी ऐसी कल्पनाओं का केंद्र रहा है, जैसा इन ट्रांसक्रिप्ट्स में दिखता है। खासकर वो 1976 वाली तस्वीर, वाइकिंग 1 ऑर्बिटर वाली। सिडोनिया रीजन की। हाँ, जिसमें एक चट्टान पर बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसी शक्ल दिखी थी। फेस ऑन मार्स। और पास में ही पिरामिड जैसे टीले भी थे। हम्म। इससे तो जैसे कहानियों की बाढ़ आ गई कि वहां कोई प्राचीन एलियन सभ्यता थी। हाँ, वो फेस ऑन मार्स एक जबरदस्त उदाहरण है उसका, जिसे पैरिडोलिया कहते हैं। पेरिडोलिया। हाँ, मतलब ये हमारी दिमागी फितरत है कि हम बेतरतीब चीजों में जाने पहचाने पैटर्न ढूंढते हैं, खासकर चेहरे। हम बादलों में चेहरे देखते हैं, टोस्ट पर देखते हैं। हाँ हाँ, होता है। तो मंगल पर भी वही हुआ। ये स्रोत भी इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को छूते हैं। बाद में जब नासा ने बेहतर रेजोल्यूशन वाले कैमरों से तस्वीरें ली, तब क्या दिखा? तब साफ हो गया कि वो चेहरा असल में बस रोशनी और छाया का खेल था। एक प्राकृतिक चट्टानी टीला है जिसे मेसा कहते हैं, सपाट टॉप वाली पहाड़ी। ओह, तो कोई चेहरा नहीं था। नहीं। और वो पिरामिड्स भी, वो भी हवा और पानी पहले कभी रहा होगा कि कटाव से बने सामान्य पत्थर के टीले निकले, कोई एलियन कंस्ट्रक्शन नहीं। यानी यहाँ मामला एलियन का नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के पैटर्न ढूंढने का था। दिलचस्प। बिल्कुल। जैसे चांद वाली कहानी में सरकारी शक का एंगल ज्यादा था, यहाँ हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ज्यादा अहम है। और फिर आता है एक और रहस्यमय किस्सा, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। हाँ, ये वाला। ये कहानी तो और भी पुरानी और अजीब है कि कोई एलियन ऑब्जेक्ट है जो कोई 13,000 साल से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। 13,000 साल? हाँ, इन ट्रांसक्रिप्ट्स में इसका कनेक्शन निकोला टेस्ला से जोड़ा गया है कि उन्होंने कुछ अजीब रेडियो सिग्नल पकड़े थे। हाँ, और बाद में कुछ शौकिया रेडियो ऑपरेटर्स ने भी अजीब सिग्नल सुनने का दावा किया। और फिर 1990s में बात और बढ़ गई, जब स्पेस शटल एंडेवर के मिशन STS-88 की तस्वीरों में एक काली सी अजीब शक्ल की चीज तैरती हुई दिखी। हाँ, उस तस्वीर ने आग में घी का काम किया। लोग कहने लगे, देखो, यही है ब्लैक नाइट। लेकिन इसका भी कोई सीधा साधा जवाब होगा। हाँ, और वो जवाब भी इन स्रोतों में मौजूद है। वैज्ञानिक समुदाय और नासा का बिल्कुल साफ मानना है कि ये चीज अंतरिक्ष का कचरा है,
स्पेस डेब्रिस। कचरा। हाँ, जो काली चीज तस्वीरों में दिखी थी वो बहुत ज्यादा संभावना है कि एक थर्मल कंबल था जो स्पेस वॉक के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री से छूट गया था। ओह, बस एक कंबल। हाँ, मतलब मानव निर्मित कचरा, कोई प्राचीन एलियन जासूस सैटेलाइट नहीं। नासा ने इसे कई बार खारिज किया है। तो फिर ये कहानी इतनी पॉपुलर क्यों है? 13,000 साल, एलियन, कितना ड्रामा है इसमें। शायद इसीलिए। ये दिखाता है कि हम अज्ञात को लेकर कितने आकर्षित होते हैं। ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, ये सोचने की हमारी कितनी गहरी इच्छा है। सही बात है। एक खोए हुए कंबल की कहानी उतनी रोमांचक नहीं लगती जितनी एक प्राचीन रहस्यमयी एलियन सैटेलाइट की। ये थ्योरी हमारी कल्पना को उड़ान देती है। तो इन YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स के जरिए हमने देखा कि कैसे थोड़ी सी अधूरी जानकारी या कुछ अजीब दिखने वाली तस्वीरें शक का माहौल, और यहाँ तक कि हमारे दिमाग की पैटर्न खोजने की आदत। हाँ, ये सब मिलकर कुछ ऐसी कहानियां बना सकती हैं जो बेहद लुभावनी होती हैं और सालों साल चलती रहती हैं। बिल्कुल, चाहे वो चांद पर उतरने को लेकर शक हो, मंगल पर दिखने वाली शक्लों का रहस्य हो, या फिर धरती के ऊपर तैरते किसी कथित एलियन सैटेलाइट का किस्सा हो। सही कहा। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? किस तरह का सवाल? कि जैसे जैसे हमारी तकनीक और बेहतर होगी, हम ब्रह्मांड को और ज्यादा जानेंगे, तो हमें शायद और भी ज्यादा ऐसा डेटा मिलेगा जो अस्पष्ट होगा। एनोमलीज मिलेंगी, ऐसी चीजें जिन्हें हम फौरन समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो होगा ही। तब हम पुख्ता सबूत और मन को लुभाने वाली अटकलों के बीच वो बारीक सी लाइन कैसे बनाए रखेंगे? भविष्य की खोजों में ये संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में सबूत और कल्पना के बीच का संतुलन।